जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और दोस्तों हमारा ये जो सेशन है वो रोज होता है रात्रि 9 बजे, ठीक है। तो सभी लोग आ गए हैं तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दो सबसे पहले वीडियो को। और साथियों यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों हिंदी साहित्य का यहाँ पर पूरा कोर्स अभी तक आपको 1200 रुपए में मिल रहा था। कितने रुपए में? 1200 रुपए में मिल रहा था। दोस्तों ये जो फर्स्ट वाला बैच है, इस फर्स्ट वाले बैच में मात्र 24 सीटें उपलब्ध हैं, मात्र 24 सीटें उपलब्ध हैं। आप 24 सीटों को जल्दी लें। जैसे ही दोस्तों ये न्यू बैच प्रारंभ होगा, इस कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, यानी कि लगभग 3000 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जिन भी साथियों को अभी कोर्स परचेस करना है, फर्स्ट बैच में शामिल होना है, वो दोस्तों 1200 रुपए में ये हिंदी साहित्य का कोर्स परचेस कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है, जो अपना सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है, अभी आप इंस्टॉल करें दोस्तों प्ले स्टोर से, ठीक है। और आज ही आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इन सीमित सीटों की संख्या जो है आपके लिए ये बहुत ही नुकसानदायक होगी और इसका प्राइस बढ़ सकता है, ठीक है। तो कल तक आप ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ए सेशन। आज का अपना पहला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 22, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग बताएं अपना अपना उत्तर, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बताना है। बाल गंगाधर तिलक थे, है ना, मुंशी आयंगर थे, बाल गंगाधर खैर थे, या फिर काका साहेब कालेलकर थे? कौन थे? काका कालेलकर। जल्दी से बताना है विवेक यादव जी, है ना, प्रतिपाल जी, फटाफट से सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा इसका। उत्तर बताना है सभी को। और उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कि राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बाल गंगाधर खैर। बाल गंगाधर खैर, यानी कि जो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, सी आपने बिल्कुल सही चयन किया है, ठीक है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर, ठीक है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर। और राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बंबई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को ये दोस्तों राजभाषा आयोग बना था। कब? 7 जून 1955 को। और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे प्रथम बाल गंगाधर खैर। तो इसको आपको याद करना है, बाल गंगाधर खैर साहब थे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, और आपको बताना है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आपको चयन करना है, तो फटाफट से जल्दी से चयन करेंगे, उत्तर बताएंगे। सभी लोग समझते हैं दोस्तों, आपको पता है 8वीं अनुसूची में बोले सर 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, है ना। और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, संविधान की भाषा से संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी है? 8वीं अनुसूची है, ये भी आपको याद रख लेना है। और भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो कौन सी है? शब्द, पद, ध्वनि या फिर वाक्य। सार्थक लघुत्तम इकाई बताना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है इस प्रश्न में, तो बड़े अच्छे से आराम से आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो अधिकांश लोग ध्वनि बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं, अधिकांश लोगों ने ध्वनि बताया, लेकिन यहां पर आपने प्रश्न पर गौर नहीं किया दोस्तों। आपका उत्तर हो जाएगा शब्द। अधिकांश लोगों के उत्तर गलत हैं, है ना। आप शब्द ध्वनि बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ध्वनि बताया, लगभग 80% लोगों ने क्या बताया? ध्वनि। जो प्रश्न आपने देखा ही नहीं और उत्तर लगा दिया सी, है ना। कुछ लोग वाक्य बोल रहे हैं, हम जी वाक्य नहीं है। भाषा की सार्थक लघुत्तम जो इकाई होती है, भाषा की सार्थक जो लघुत्तम इकाई होती है वो होती है शब्द। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, है ना, जो आपको कंफ्यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो आप बताओगे ध्वनि। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, तो आप बताओगे क्या? शब्द।
तो यहां पर कंफ्यूज हैं बहुत सारे लोग, है ना। हाँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बोले सी लगा दिया। अब देखो कितने लोग गलत कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। इतने सरल क्वेश्चन को गलत क्यों कर रहे हो दोस्तों। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है, गलत नहीं करना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई होती है, इसको गलत नहीं करना साथियों, ठीक है। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है। 25 बताना है, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 का बताना है। ये आपको सार्थक शब्द ही होगा, है ना। सब सार्थक जो होगा वो शब्द ही होता है। देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। यहां कंफ्यूज नहीं होना, जहां भी जो लिखा हो उसको सुधार लेना, ठीक है, इसको सुधार लेना। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलत किया है ना। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई जो होती है वो होती है शब्द। क्या होती है, शब्द होती है ना। अभी भी कुछ लोग वर्ण बताए जा रहे हैं, क्यों बता रहे हो भैया, अभी तक आप लोग कंफ्यूज हो, क्यों हो, इसलिए बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ना है। लघुत्तम स्वतंत्र और सार्थक इकाई होती है शब्द। क्या होता है, शब्द, है ना, इसको याद रख लेंगे, शब्द होता है। इसको कंफ्यूज नहीं होना, और जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो कंफ्यूज अपने आप को बिल्कुल ना करें, है ना, क्योंकि कंफ्यूज वाला एक क्वेश्चन है नहीं, जिसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। यहां पर आ जाते हैं, भाषा की संपर्क भाषा कौन सी है, भाषा की संपर्क भाषा बताना है। कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न स्पष्ट है। भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो आप बताओगे ध्वनि या वर्ण। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो आपको बताना है शब्द, ठीक है। सार्थक, हाँ सार्थक बोला है, मतलब जिसका अर्थ निकले, बिल्कुल सही, है ना, वो है दोस्तों, है ना। एग्जाम में भी कंफ्यूज कर सकता है, जिन्होंने सी बताया था वो बहुत कंफ्यूज है ना। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, ये आपको बतानी है, संपर्क भाषा कौन सी है, सभी लोग बताएंगे। और यहां पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए तो कहते हैं, बोले सर वर्णमाला तो बहुत सरल है, वर्णमाला तो बहुत सरल है, लेकिन आपने पहले ही क्वेश्चन गलत किया है, मतलब ये वर्णमाला सरल नहीं है ना। तो यहां पर भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, तो संपर्क भाषा है हिंदी। सी नंबर आपका सही है, ठीक है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, राजभाषा का दर्जा, है ना कि राष्ट्रभाषा। यहां भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, पूछा जाता है कि हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, या फिर इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यहां भी बहुत सारे लोग राष्ट्रभाषा लगा आते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाले हैं। एक तो सार्थक इकाई कौन सी है या लघुत्तम इकाई कौन सी है वो वाला, और दूसरा कि आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे। तो बहुत सारे लोग राष्ट्रभाषा लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, राष्ट्रभाषा। तो ये भी आप सुधार लेना कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है, क्या है, राजभाषा, ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई तो किससे हुई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति आपको चयन करना है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौर सैनी अपभ्रंश, या फिर प्राकृत से, सभी लोग बताएंगे। और यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किससे हुई हिंदी भाषा की उत्पत्ति, है ना। तो यहां पर दोस्तों जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है ना। स्वर सैनी अपभ्रंश, स्वर सैनी अपभ्रंश से अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पश्चिमी राज गुजरात में शेर हैं, पश्चिमी राज गुजरात में शेर हैं, यानी कि पश्चिमी हिंदी, है ना, राजस्थानी और गुजराती, ये स्वर सैनी हिंदी से निकली हैं। लेकिन हिंदी भाषा की अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये अपभ्रंश से होती है इसकी, है ना। यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं कि उद्भव जो है अपभ्रंश के स्वर सैनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से होती है ना। तो इसको याद कर लेना दोस्तों
कि जो हिंदी का उद्भव होता है वो अपभ्रंश के स्वर से यानी अर्धमागधी है ना, और मागधी, अर्धमागधी और मागधी, इनको याद रख लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी? स्वर सैनी, अर्धमागधी और मागधी। ठीक है, इन अपभ्रंश से काय की उत्पत्ति होती है? हिंदी की विभिन्न बोलियों, विभिन्न भाषाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर वैसे सी नंबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा की उत्पत्ति स्वर सैनी अपभ्रंश से भी होती है ना। निम्न में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? किसे नहीं मानेंगे? संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्खनी या फिर मसनबी? सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा इसका। किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? और जिस भी साथी को कोर्स परचेस करना है वो कोर्स परचेस कर लें जल्दी, और फर्स्ट बैच में शामिल होकर के अपने अध्ययन चालू कर दें। और दोस्तों, किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? वो नहीं मानेंगे मसनबी। मसनबी को नहीं माना जाता हिंदी की शैली। और आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनना है। भाषा की यानी कि 29 का आंसर आपको बताना। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, या फिर सभी लोगों को बताना है जेएमबी वीडियोज। प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर बताना है। 29 का फ्री वीडियो तो मिलेंगे, लेकिन उतना पर्याप्त मटेरियल, अनलिमिटेड जो मटेरियल है आपका हिंदी साहित्य का, वो पूरा आपको फ्री में ऐप पर नहीं मिल पाएगा, लेकिन बहुत सारे वीडियो आपको फ्री में भी मिलेंगे, है ना। तो यहां पर नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसको चुनना है। तो गलत विशेषता कौन सी है दोस्तों? गलत विशेषता को चुनना है। वो कौन सी विशेषता है जो गलत है? और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भाषा पैतृक संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति है, यही तो सबसे गलत है। और बी नंबर आपका सही हो जाएगा। भाषा परिवर्तनशील है, ये बिल्कुल सही है। भाषा पैतृक संपत्ति है, ये बिल्कुल गलत है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, ठीक है, और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये एक वाक्य गलत है। बी नंबर आपका सही होगा, इसको याद रख लेंगे। भाषा ध्वनिमय है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर गतिशील रहती है ना। और दोस्तों, कठिनता से सरलता की ओर, ये भी याद रख लेना, है ना। भाषा की प्रकृति कैसी होती है ऐसा पूछा जाता है, तो कठिनता से सरलता की ओर। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये भाषा की दोस्तों विशेषता है जिनको आपको याद करना है। ठीक है, सभी लोग याद करेंगे। अब थोड़ा सा इस साइड आ जाते हैं, और इस तरह है आपको यहाँ पर बताना है, हिंदी की बोलियां जब हम पढ़ रहे हैं तो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सभी लोग चयन करें। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 1 आपका उत्तर है, और 1 आपको चयन करना है। राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है, या फिर सभी लोग बताएं, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर बताना है, और 1 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या फिर उपभाषा। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? बोली सर, उसको कहा जाता है बोली। क्या कहा जाता है? बोली। यानी कि आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा? उत्तर होगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, बोली आपका सही हो जाएगा। ठीक है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहा जाता है बोली, है ना। इसको याद रखेंगे। कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? सभी लोग चयन करेंगे। कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या फिर मालवी? कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मैंने बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ाया है ना, इन बोलियों को, और इनको ट्रिक से भी पढ़ाया है। कौन सी राजस्थानी है, कौन सी गुजराती है, कौन सी दोस्तों पश्चिमी हिंदी की है, कौन सी पूर्वी हिंदी की है, वो भी ट्रिक से बताई है। और यहाँ पर
बताना है कि कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ी है, मेवाती भी है ना, मालवी भी है, कौन सी नहीं है, बुंदेली। बुंदेली यानी बी नंबर आपका बुंदेली बिल्कुल सही होगा, बुंदेली। ठीक है, बुंदेली ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी की मानी जाती है, पश्चिमी हिंदी की बोली है, कौन सी, बुंदेली। तो बी जिन्होंने टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और मैं तो कहता हूं कि हिंदी वाले जितने भी साथी हैं, हिंदी साहित्य वाले, सभी लोग कोर्स परचेस करें, फिर आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी आनंद आएगा। सभी लोग जितने भी साथी हैं कोर्स को परचेस कर लें। और ये जो सीटें हैं दोस्तों सिर्फ आपके लिए उपलब्ध हैं, आप लोग फटाक से इन सीटों को दोस्तों ले सकते हैं। जब एक कोर्स की प्राइस 3000 हो जाएगी तो आपकी सीमा से ये बाहर हो जाएगा, है ना, इसलिए आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। हाँ, बुंदेली आपके यहाँ की है, बिल्कुल हमारे यहाँ की है बुंदेली, तो है ना। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, और दोस्तों उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी, और बुंदेली मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड में बोली जाती है। बुंदेलखंड में, है ना। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि बताना है, कमलेश जी, है ना, कौन है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। जितने साथी देख रहे हैं सभी लोग आज ही ऐप को डाउनलोड करें, ऐप को डाउनलोड करें। ऐप पर दोस्तों एक लाइव क्लास ऐप पर सभी के लिए चालू होने वाली है ना, जल्दी ही वो ऐप पर क्लास चालू होगी। हिंदी साहित्य का एक मैंने बैच बना दिया है, कॉमन बैच है सभी के लिए, वो बैच स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग उसमें जुड़ जाना। ठीक है, जिसका बैच कोड है दोस्तों 44HAIZ, यानी कि ये छोटे में है, इसको याद रखेंगे अपन। जो हिंदी साहित्य का ऐप पर बैच है, कॉमन है, जिस पर लाइव क्लास होने वाली है, जल्दी ही आपके पास नोटिफिकेशन आने वाला है कि स्टार्ट होगी क्लास। तो 4HAIZ ये इसका कोड है, इसको ज्वाइन होने के लिए ऐप पर। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। और मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति माने जाते हैं। विद्यापति ने विद्यापति पदावली जो है दोस्तों, ये पदावली लिखी है, पदावली मैथिली में, याद रख लेना, जो है विद्यापति पदावली। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना इन्होंने अबहट्ट में की थी, है ना। तो बैच में सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, है ना। और अंगिका किस राज्य की बोली है, अंगिका किस राज्य की बोली है, सभी लोग बताएंगे। और दोस्तों जब आप तैयारी कर ही रहे हो तो तैयारी करो दिल से और मन से। आप लोग पूछ लेना जितने भी साथी ने कोर्स परचेस किया है उनको क्या मटेरियल मिला और कैसे उनकी तैयारी हो रही है, उनसे भी पूछ लेना। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न क्रमांक 4 का बताना, अंगिका किस राज्य की बोली है, सभी लोग बताएंगे। और हिंदी साहित्य वाले बैच में आप ज्वाइन हो जाएं ऐप पर, है ना, 4HAIZ। ठीक है, फ्री है बिल्कुल वो क्लास, है ना, जो लाइव क्लास होगी वो बिल्कुल फ्री क्लास होगी। और अंगिका किस राज्य की बोली है, तो वो है दोस्तों अंगिका कहां की है, बिहार की। बिहार यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, बिहार। अंगिका बिहार राज्य की बोली है, नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है एवं जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा था। ठीक है, अंग जनपद के कारण अंगिका इसका नाम पड़ा था, इसको याद कर लेना। और साथियों टीजीटी पीजीटी आप नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, अपनी जो तैयारी उसको निरंतर जारी रखें और इस कोर्स को परचेस जरूर करें, है ना, जो कि आपकी दोस्तों लेने के अंदर ही है, यानी कि आपकी सीमा से बाहर नहीं है, जो आप ले नहीं सकते, आप ले सकते हो। एक कोर्स आपके नेट एग्जाम के लिए उपयोगी होगा, टेट पीजीटी, है ना। और दोस्तों आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से लेकर के, तो आपके लिए सबसे उपयोगी दोस्तों होगा, जहां पर आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है, जैसा अध्ययन होना चाहिए वैसा ऐप पर होता है, टेस्ट भी होता है ना, ट्रिक भी होती है, विस्तृत अध्ययन भी होता है, सब कुछ होता है आपके लिए उपलब्ध है और आप लोगों के अनुसार होता है सब कुछ। ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर की बोली है दोस्तों बुंदेली। कौन सी है, बुंदेली। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्वालियर की बोली कौन सी है, तो बुंदेली है। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है, झांसी जालौन हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है दोस्तों, है ना। इसको याद रखें, झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, ऐसा भी पूछा जाता है, तो इसके लिए भी
आपको तैयार रहना है। सभी लोग बताएंगे, ऐप का टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले तो सभी लोग बैच में जुड़ जाएं, है ना। हिंदी साहित्य बैच है, हिंदी साहित्य, जिसका कोड मैंने आप लोगों को कई बार दिया है, ठीक है, याद रख लेना। और झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको बताना है। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है कि सर झांसी, है ना, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर में जो बोली बोली जाती है वो बोली बोली जाती है बुंदेली, और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तर ए नंबर जो आपने बिल्कुल सही टिक किया है, सुमित कुमार, है ना, प्रेम जी, विमलेश जी, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको चयन करना है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। फटाक से, कल मेरा टारगेट है दोस्तों 24, कल मेरा टारगेट है, कल जो 24 सीटें खाली हैं वो पूरी 24 सीटें कल भर जाएंगी, है ना। तो जिस भी साथियों को पहले बैच में ज्वाइन होना है वो फर्स्ट बैच में कम फीस दे करके, है ना, ज्वाइन हो सकता है। फिर सेकंड बैच जब चालू होगा उसमें दोस्तों आपकी फीस भी आपको बड़ी मिलेगी, है ना, और जल्दी उसकी पढ़ाई भी जल्दी स्टार्ट नहीं होगी, है ना। तो इसलिए फर्स्ट बैच में जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो जल्दी कर लें। और कल 24 जितनी भी 24 सीटें बची हैं, कल मेरा टारगेट है कि ये 24 सीटें कल भर जानी चाहिए और इस बैच को व्यवस्थित हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है, तो पश्चिमी हिंदी की अपन ने पढ़ी थी, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। कानों से कन्नौजी हमने पढ़ा था, कानों के खड़ी बुंदेली, खड़ी से खड़ी बोली पढ़ लिया था, खड़ी बुंदेली से बुंदेली, ब्रज से ब्रज भाषा, हरि से हरियाणवी पढ़ लिया था। तो कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, यानी कि ब्रज भाषा दोस्तों जो है ब्रज भाषा है, सर्वाधिक प्रमुख बोली जो मानी जाती है वो ब्रज भाषा मानी जाती है ना, पश्चिमी हिंदी की। ये नंबर एक काव्य भाषा भी मानी जाती है दोस्तों, काव्य भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया गया और ये सर्वाधिक प्रमुख मानी जाती है, इसको याद रख लेना। ब्रज भाषा है, ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह या चारागाह। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। सर्वाधिक जो है प्रमुख मानी जाती है, जिसमें आपको पता है कि रीति काल में, भक्ति काल में सूरदास, नंददास, है ना, रहीम, रसखान, बिहारी सभी ने ब्रज भाषा में, है ना। एक क्वेश्चन आता है कि आप किस क्षेत्र में रखेंगे, तो काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को देखा जाता है, तो यहां पर याद कर लेना। और ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा नहीं है ब्रज भाषा का। यहां पर एक ऑप्शन दिया है धौलपुर, यहां पर एक ऑप्शन दिया है धौलपुर और दूसरा है सरगुजा, दूसरा है सरगुजा। कौन सा ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है ये आपको बताना है। तीसरा और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास मथुरा और आगरा, है ना। तो आपको पता है कि जो ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है वो कौन सा नहीं है, सरगुजा। कौन सा नहीं है, सरगुजा नहीं है, है ना। तो उत्तर आपका बी नंबर सरगुजा सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा क्या है दोस्तों, ब्रज भाषा क्या है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। अपन ने कई बार पढ़ा कि कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, ये पश्चिमी हिंदी का कोड है दोस्तों। पश्चिमी हिंदी की जब बोलियां याद करते हैं तो एक कोड याद करना है आपको, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। और जब आप इस कोड को याद करते हो, जब इस कोड को याद करते हो तो ये बोलियां आपको याद हो जाती हैं। और क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी पश्चिमी हिंदी की है, कौन सी पूर्वी हिंदी की है, तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की है। और आपका बी नंबर काव्य भाषा के रूप में इसको जाना जाता है ब्रज भाषा को, और बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। खसखुरा या खुरखाली भाषा है, तो बताना है खसखुरा या गुरखाली भाषा है कहाँ की, नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमाऊनी की साहित्यिक भाषा या इनमें से कोई नहीं। सभी लोगों को इसको चयन करना है। और जिन भी साथियों को कोर्स लेना है दोस्तों वो अभी संपर्क कर सकते हैं, है ना, कॉल कर सकते हैं और नीचे नंबर चल रहा है, नंबर पर भी आप बता सकते हैं कि कोर्स लेना है ना, कोर्स आप लें, जरूर लेना है आपको, ठीक है। तो खसखुरा या गुरखाली भाषा है तो ये क्या मानी जाती है दोस्तों, नेपाल की राजभाषा है, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमाऊनी की साहित्यिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। हिंदी साहित्य का पढ़ने का मौका ऐसा आपको बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए हिंदी साहित्य जो सिर्फ आपके लिए सबसे कम फीस में उपलब्ध करवाया उसको ज्वाइन आपको जरूर करना है। और उत्तर होगा कि सर खसखुरा
और गोरखाली भाषा जो है ये नेपाल की राजभाषा है। नेपाल की राजभाषा यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, नेपाल की राजभाषा दोस्तों ये गोरखाली और खसकोरा है। ओकार बहुला बोली मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है? ओकार बहुला। ओकार यानी कि ऊ की प्रधानता होती है जिसमें, है ना, जल्दी से बताओ ओकार बहुला, है ना, कौन सी बोली मानी जाती है? ओकार बहुला। अवधी, बघेली, भोजपुरी या छत्तीसगढ़ी। हमने दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोलियों को याद किया था, अब छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी यानी कि, है ना, पुष्पेंद्र जी बिल्कुल। तो जिन भी साथियों को लेना है वो परफेक्ट हो जाए, कंफर्म हो जाए और फर्स्ट बैच में ज्वाइन होके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा सुदृढ़ बना सकते हैं। ओकार बहुला बोली मानी जाती है, तो कौन सी? अवधी, अवधी मानी जाती है, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। जिनका पेपर अभी है उनके लिए नेट के लिए भी ये कोर्स सहायक होगा, उनके आगे जितने भी पेपर आएंगे उनके लिए ये कोर्स सहायक होने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें और ज्वाइन करें आज ही। कृष्णदत्त वाजपेयी ने ब्रज का इतिहास में मथुरा जिले की जातियों की भाषागत विशेषताओं का अध्ययन किया। आहिरों की भाषा ओकार बहुला है। नाज, काम, रास, कोबे, नाजू, कामू, रासू यानी कि ऊ की प्रधानता बढ़ जाती है, कहेंगे। वाजपेयी जी ने इसे ओकार बहुला को भारत द्वारा निर्दिष्ट अभिरोक्ति से संबंध किया। ओकार बहुला जो है वो कौन सी है? अवधी। कौन सी है? अवधी, है ना, इसको याद रख लेना। अवधी को ओकार बहुला कहा जाता है, अंकित कुमार जी, है ना। तालई, ताले पे पानी पताले गए बेटी, है ना, पुरेन गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती पर तू, कैसे कई रंचऊ ब्याह रे, है ना। इसमें बताना है ये कौन सी बोली से संबंधित पंक्ति है, सभी लोग बताएंगे। चंदन सिंह जी ऐप डाउनलोड कर लें। सबसे पहले तो ऐप आपको डाउनलोड करना है, सभी लोग ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि दोस्तों ऐप पर क्या होने वाला है? ऐप पर लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही कोर्स में 500 बच्चे हो जाएंगे, कोर्स में हिंदी साहित्य के 400 कुछ हो गए हैं, 500 हो जाएंगे और आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जल्दी से बताना है, ताले के पानी पताले गए बेटी, है ना, पुरेन गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती। तो किस भाषा, किस बोली से संबंधित ये पंक्ति है? तो यहां पर आपका दोस्तों हमने देखा कि जो अवधी भाषा है ये ओकार बहुला भाषा मानी जाती है ना। रेती परतु, परतु ऊ यानी कि दोस्तों ऊ की प्रधानता है ना, निर्मला जी, और ऊ की यानी कि अवधी आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रस्तुत गीत अवधी बोली का माना जाता है और अवधी दोस्तों ये क्या है? अवधी है ओकार बहुला। ठीक है, इसको याद रख लेना, ओकार बहुला मानी जाती है। फिर यहां पर आते हैं ध्रुपद गायन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? जल्दी से बताना है। ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर राजस्थानी। दोस्तों जल्दी से प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर सभी लोगों को चयन करना है। और पेड मेंबर की इतनी अच्छी क्लास चल रही है दोस्तों, आप खुद भी कल्पना नहीं कर पाओगे जब इस कोर्स में ज्वाइन हो पाओगे कि कैसे आपको टेलीग्राम पर टेस्ट होता है, कैसे आपका टेस्ट का रिजल्ट आता है ना। तो चंदन सिंह जी संपर्क कर सकते हैं, जिसको भी एक कोर्स पेड करना है, किसको भी एक फर्स्ट बैच में शामिल होना है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है ये आपको बताना है। सभी लोग उत्तर जो हो जाएगा ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो उत्तर होगा दोस्तों ब्रज भाषा से। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है, यानी आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जिन्होंने लगाया है एस किरण जी, ब्लॉगर किंग जी, संतोष जी, ए नंबर ब्रज भाषा आपका बिल्कुल सही है। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना। अब अगला क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है, सही युग्म का चयन करना है दोस्तों। सही युग्म का सभी लोग चयन करेंगे। पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी, क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। मंजुला जी, हाँ, तो सही युग्म चुनिए, जल्दी से बताना है। सही युग्म को आपको चुनना है और यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
है ना। एक बैच में दोस्तों 2 यानी कि 224 सीटें हैं। एक बैच में कितनी सीटें हैं? 224 सीटें हैं। 200 सीटें भर चुकी हैं। 200 सीटें कितनी हो चुकी हैं? भर चुकी हैं। मात्र 24 सीटें आपकी बची हैं और 24 सीटों के लिए आपको कल का समय है। आप लोग कल ही दोस्तों इस 24 सीटों में एक सीट अपनी दोस्तों यथावत रख लें, है ना, एक सीट बुक कर लें। सही का चुनाव करना है तो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली ये बिल्कुल ही सही है और इसे कौरबीबी कहा जाता है ना, कौरबीबी कहा जाता है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली युग में सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं दोस्तों, है ना। आपको पता है कौरबी, ब्रजभाषा, हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है, बुंदेली और कन्नौजी, है ना। ये 5 भाषा आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। खड़ी बोली और ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? प्रश्न क्रमांक 15, खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? जल्दी से बताएंगे। नया बैच अभी स्टार्ट नहीं है, ये पुराना बैच है, यानी कि ये फर्स्ट बैच है। फर्स्ट बैच में ही आपको ज्वाइन होना है। नया बैच नई फीस के साथ स्टार्ट होगा। नई फीस यानी कि फीस को बढ़ा करके स्टार्ट किया जाएगा, है ना। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो वो आती है दोस्तों पश्चिमी हिंदी। आपने बिल्कुल सही, अच्छा चयन किया है, ठीक है। यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर आते हैं कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है तो कौन सा नहीं है? भोजपुरी, अवधी, मगही या फिर मैथिली? यानी कि 16 का आंसर आपको चयन करना है। 16 का आंसर, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है तो क्या नहीं है? भोजपुरी नहीं है, मगही नहीं है, अवधी या फिर मैथिली नहीं है। कौन सी दोस्तों बिहारी हिंदी? अपन ने पढ़ा था कि दोस्तों मागधी में बिहारी का बंगला उड़ा असमिया, है ना, ऐसा पढ़ा था ना, ठीक है। तो इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है तो कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा अवधी। अवधी ये बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। भोजपुरी, मैथिली और मगही ये तो है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, अवधी। अवधी तो बोले सर पूर्वी हिंदी की है ना, बिल्कुल सही है। ये कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं और ये चीज तो आप लोगों को अब रट जानी चाहिए, है ना। बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर भोजपुरी? यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 में आपको चयन करना। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर देना। एक क्लास रोज 9 बजे अपनी होती है, मस्ती से पढ़ते हैं, डट के पढ़ते हैं, है ना। भावना जी गंगबार, सीमा जी विश्वकर्मा, रेखा जी, है ना, तड़के। बोलियों में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है तो कौन सी नहीं है? अवधी नहीं है, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या फिर बघेली? तो आपको पता है कि अब छत्तीसगढ़ी यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी भी है, तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है तो क्या है? छत्तीसगढ़ी बोली बताना है, क्या है छत्तीसगढ़ी बोली? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी? बढ़िया तरीके से आपका टेस्ट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर किरण भारती जी, अंशुमन, नरेंद्र चौहान जी सभी लोग बताएंगे हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है तो कौन सी है? छत्तीसगढ़ी कौन सी दोस्तों? उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी हिंदी, है ना। अब छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, है ना। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? प्रश्न क्रमांक 19 का चयन। बिल्कुल सरल प्रश्न, लेकिन आते भी यही हैं। टीजीटी 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी या फिर खड़ी बोली? कौन सी नहीं है? जल्दी से चयन करो प्रश्न क्रमांक 19 का। और 19 में क्या हो जाएगा? प्रीति जी, नरेश जी, अंजलि, कल्पना जी, हिना जी, है ना। 19 का आंसर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? और उत्तर हो जाएगा आपका बघेली। बघेली तो बोली सर पूर्वी हिंदी की है। कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली दोनों की ट्रिक आपको बताई थी। पूर्वी हिंदी पढ़नी है तो लिखना है क्या? आ और बा। अब छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी,
कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, ये पश्चिमी हिंदी की कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, है ना, कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली नहीं मानी जाती? बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी या फिर बघेली। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में गलत करके आते हैं, इसलिए रटना है, पढ़ना है ना। और उत्तर आपका सही हो जाएगा रेखा जी, उत्तर बिल्कुल सही है ना। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा बोले सर बांगरू यानी कि हरियाणवी, बांगरू यानी कि हरियाणवी, बुंदेली, बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है कल्पना जी, है ना। कौन सी नहीं है? बघेली, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नितिका जी वेरी गुड, अंजू जोशी जी ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आए सभी लोगों के, है ना। 20 का ए क्यों बता रहे हैं? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे ही, इस बांगरू को देखते बोले बांगरू नहीं है ना। ये बांगरू जो है इसे हरियाणवी कहा जाता है साथियों, हरियाणवी, बांगरू हरियाणवी का नाम है ना। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? 21 का आंसर बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा सुमन जी महाजन? इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, ब्रज बोली, बुंदेली या फिर कन्नौजी, कौन सी नहीं मानी जाती 21 में? और 21 में हमने कई बार पढ़ गया बुंदेली, ये दोस्तों आपने कौन सी, आपने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, ये तो आपके जहान में बैठ गई हैं, आपके दोस्तों मन में बैठ गई हैं, आपको ये चीजें याद हो गई हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी की मैंने बताई है, पूर्वी हिंदी की कौन सी होती है? आ और बा, अब छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की है। आ से अब, अबा से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषाएं आती हैं, 3 बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में दोस्तों बोली नहीं है, तो बघेली नहीं है, बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौजी भी है, ठीक है। इनको अच्छे से रटना है, याद करना है, ये कभी भी पूछी जाती हैं, गलत नहीं करना है, कोई भी गलत नहीं करेगा। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? प्रश्न क्रमांक 22, फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन सी नहीं है? तो आपको इतना तो याद हो गया है, मैंने कई बार बताया, कानों के खड़ी, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रज भान हरि के पास, है ना। कानों से कन्नौजी, खड़ी से खड़ी बोली, है ना, बुंदेली से बुंदेली, बुंदेली, ब्रज से ब्रज, है ना। और एबीसी भी याद कर सकते हो, एबीसी भी बेस्ट है, बिल्कुल मंजुला जी, एबीसी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी हो सकती है एबीसी, है ना। लेकिन हिंदी को हिंदी में ही याद करना है, बोले सर अब छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी, और उत्तर होगा डोंगरी, है ना, डोंगरी नहीं है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, जो आप लोगों ने बिल्कुल सही चयन किया है। निम्न में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? यही क्वेश्चन आ रहे हैं और बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको रटवा देंगे, क्या पूर्वी है क्या पश्चिमी है ना। क्वेश्चन आते भी यहीं से हैं साथियों, और आते हैं तो गलत नहीं करना है, गलत हो जाएगा तो पछताना मत कि इतनी अच्छी पढ़ी थी, है ना। और एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो छत्तीसगढ़ी नहीं है, छत्तीसगढ़ी नहीं है, खड़ी है, कन्नौजी है, ब्रज है, ठीक है। खड़ी, कन्नौजी, ब्रज, ये तो आपकी हैं, छत्तीसगढ़ी नहीं है। बी नंबर नहीं है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़ी, कोरवी, बुंदेली या फिर छत्तीसगढ़ी। ये छत्तीसगढ़ी 2 बार दे दिया, है ना। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो बोले सर एक तो छत्तीसगढ़ी ए नहीं आती और एक छत्तीसगढ़ी ए भी नहीं आती, है ना। तो उत्तर कोई भी लगा दो, कुछ लोग ए लगा दो, कुछ लोग डी लगा दो, काम बराबर भारी हो जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़, है ना, इस प्रकार से। तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ ये अलग अलग हैं, है ना, मतलब ये डबल बार यहां पर दे दिया गया है, तो ए या फिर डी, ठीक है, इस प्रकार से। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की अपन ने कितनी बोलियां पढ़ी हैं, जल्दी से बताओ। पश्चिमी हिंदी की, बोले सर पा से पश्चिमी और पा से 5, पा से पश्चिमी और पा से 5, पश्चिमी 5, पश्चिमी 5, याद रख लेना, पश्चिमी 5, पा से पश्चिमी और पा से 5, तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं 5, कितनी हैं? 5, तो उत्तर भी आपका क्या होगा? 5, 5, 5, यानी बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 आपका सही होगा। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? 26 का आंसर आपको बताना है, 26 में। और कौन कौन ऐसे बंदे हैं, कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया? सेल्फ स्टडी क्लासेस
ऐप डाउनलोड नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, उनकी मिस होगी लाइव क्लासें। अब क्लास स्टार्ट होने वाली है ऐप पर, है ना, फ्री क्लास होगी, लाइव क्लास फ्री क्लास ऐप पर होगी, है ना। और पेड मेंबर के लिए तो अलग ही है, कुछ खास ही है पेड मेंबर के लिए तो, है ना। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है, तो वो बोली है कन्नौजी। कौन सी है, कन्नौजी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, कौन सी नहीं आती, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर अवधी, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो कौन सी नहीं आती, पश्चिमी। ये तो आपको कई बार आपने पढ़ लिया। बोले सर पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, है ना। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो पश्चिमी के अंतर्गत खड़ी आती है, ब्रज आती है, कन्नौजी आती है, अवधी नहीं आती, यानी कि उत्तर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग बैच में जुड़ जाना है, ऐप डाउनलोड कर ले सबसे पहले तो, और ऐप में हिंदी साहित्य बैच में क्लिक करना है। एक पेड मेंबर का बैच अलग है और आपका जो फ्री वाला एक बैच होगा कॉमन है वो हिंदी साहित्य का। आपको क्या डालना है दोस्तों, यहां पर 4 लिखना है, एच फिर ए फिर आई और फिर जेड। ठीक है, ये आपका कोड है हिंदी साहित्य बैच में जुड़ने के लिए। हिंदी साहित्य बैच में आप जुड़ जाएं, यहां पर लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और दोस्तों जिन भी साथियों को पेड कोर्स लेना है वो पेड कोर्स ले सकते हैं जल्द ही। फर्स्ट बैच में शामिल होकर के आप दोस्तों इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें 224 यानी कि 224 दोस्तों सीटें हैं, जिसमें से 200 सीटें इसमें भर चुकी हैं, मात्र 24 सीटें यहां पर रह गई हैं। ठीक है, तो 24 सीटें आपके लिए हैं, आप जल्दी ही कल ही इसको ज्वाइन करें और फर्स्ट बैच में स्टार्ट जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे और ज्वाइन आपको जरूर करना है। जितने भी साथी हैं मैं कहता हूं कि आपका अभी 1200 रुपए में जो कोर्स मिल रहा है, ऐसा ना हो कि ये कोर्स आगे और इसकी प्राइस बढ़ जाए, है ना, तो इसकी प्राइस भी बढ़ सकती है। हाँ, पेड वाले भी उसमें आ सकते हैं और बिना पेड वाले भी उसमें आ सकते हैं, ममता जी सभी आ सकते हैं उसमें। ठीक है, तो यहां पर आपको एक कोर्स दोस्तों अभी 1200 रुपए में उपलब्ध है और ये 1200 से 3000 ना हो जाए, इसलिए जल्द ही इसको कोर्स को आपको ज्वाइन करना है, इस कोर्स को परचेस करना है। ठीक है, और इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस, जहां पर आपको एक फ्री लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाली है ना। और दोस्तों इससे आप जुड़े रहें और वीडियो को सभी लोग लाइक करें। कोमल शर्मा जी, कविता जी, ठीक है, हाँ उन्हें भी लिंक, जो पेड वाले हैं उन्हें भी लिंक मिलेगी, पेड वाले भी इस कोर्स से जुड़ जाएंगे। ठीक है, पेड वाले भी इस कोर्स से जुड़ जाएंगे बिमलेश जी, है ना, पेड वाले भी इस कोर्स से जुड़ना है। पेड वालों को डबल फायदा, यहां पर आप ये भी पढ़ पाओगे और वो भी सारी चीजें मिलेंगी, है ना। तो पेड वाले भी इस कोर्स से जुड़ जाएं सभी लोग। उमा देवी जी, और जिसको साथ ही ये कोर्स परचेस करना है ना, जो इस का लाभ लेना चाहते हैं, रेगुलर अध्ययन करना चाहते हैं, क्रमबद्ध करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, है ना, और वो संपर्क कर सकते हैं। आपको मैंने नंबर भी दिया है, नीचे नंबर चल रहा है, तो वो जल्दी से बताइएगा कि सर मुझे भी करना है ना। और दोस्तों 28 तक बहुत सारे वीडियो यहां पर उपलब्ध हो चुके हैं दोस्तों। आपकी निबंध की ट्रैक यहां पर आ चुकी है और निबंध के बाद दोस्तों जीवनी की ट्रैक, आत्मकथा की ट्रैक, है ना, और आत्मकथा के बाद यहां पर और कौन सी आ चुकी है, उपन्यास की भी ट्रैक आ चुकी है और बहुत सारे वीडियो, लगभग 50 ट्रिकी वीडियो यहां पर उपलब्ध हो चुके हैं। कितने, 50 ट्रिकी वीडियो और लगभग 80 विस्तृत अध्ययन की वीडियो उपलब्ध हो चुके हैं और लगभग दोस्तों आपकी पूरे नोट्स भी उपलब्ध है। लगभग चैप्टर वाइज यहाँ पर 8-10 टेस्ट भी उपलब्ध हो चुके हैं। तो आप लोग टेस्ट भी लगाएंगे, रिजल्ट भी आपका घोषित किया जाता है। जैसे मान के चलो कि एक बैच में 224 बच्चे हैं, 224 बच्चे में आपका क्या स्थान है, आप कितना तरक्की कर रहे हो, उसमें दोस्तों आपको इस 224 बच्चों में आपका स्थान भी आएगा कि आपका कितने परसेंटेज आए हैं। 20 नंबर पे हैं आप, 30 में हैं, फर्स्ट रैंक लगी है, सेकंड लगी या थर्ड लगी, ऐसे करके रिजल्ट भी घोषित किया जाता है। पेड मेंबर का टेस्ट के बाद टेस्ट होता है, पूरा सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक की अवधि होती है टेस्ट की, है ना। इस बीच आप टेस्ट दे सकते हो, आपके नंबर आपको भी पता चलते हैं,
सॉल्यूशन भी आपको मिलता है, कैसे आपको सॉल्यूशन, कौन सा आपने गलत किया है, कौन सा सही किया, वो भी आपको पता चलता है, इसका उत्तर क्या होना चाहिए वो भी पता चलता है, और साथ ही रिजल्ट भी पता चलता है कि 224 बच्चों में आपका स्थान क्या है वो आपको पता चलता है। सारी चीजें यहां पर आपको व्यवस्थित तरीके से ज्ञान और क्लासें मिल रही हैं, तो जुड़े रहिए वो दोस्तों। और एक 5:30 बजे क्लास पेड मेंबर की अलग से होती है, जिसमें बहुत सारे ऐसे कठिन चैप्टर होते हैं जिनको ट्रिक से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ट्रिक से बताने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों कल आपके लिए इसको ज्वाइन करना है, ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, आप प्ले स्टोर में सर्च करें निर्मला जी सेल्फ स्टडी क्लासेस, इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको दिखेगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है, ये लोगो लगा है ना, तो आज ही आपको ज्वाइन करना है और ऐप डाउनलोड करके अपने हिंदी साहित्य के अध्ययन को और आगे बढ़ाना है। ठीक है, जहां पर बहुत सारी फ्री क्लासें हैं ऐप पर, तो दोस्तों कुछ पेड क्लासें भी आपको यहां पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद।